अमीर बहू की गरीब सहेलियां। तीन गरीब सहेलियां माया, सुनीता, अंबिका ऑटो में बैठकर कहती हैं, कितना अच्छा है ना सुनीता, अंबिका, आज हम तीनों इतने साल बाद सलोनी की सास, अरे उसको क्या बोलते हैं अचानक से आने को? अरे वो सर पर राइस देना। ओहो, ये नहीं होता, सरप्राइज बोलते हैं उसे। अगर तुम भी मेरी तरह 10वीं तक पढ़ लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जानती है ना हम कितने छोटे थे जब चौल में चारों एक साथ रहते थे। वो अपने अमीर बंगले से निकलकर हमारे साथ खेलने आती थी, तभी हमारी अच्छी दोस्ती हुई थी। यस यस, याद है। मीको, यू टेल, उसके लिए कुछ परचेज किया? यस यस, हम तीनों की तरफ से मैंने उसके लिए एक बड़ा सा कालाज लिया है जिसमें हमारी बचपन की यादें हैं। अरे भैया रुको रुको, रघुवीर नगर आ गया ना, हमें यहीं उतरना है। गोइंग का निवास यही है ना? जी जी मैम साहब, यही है। तभी तीनों अपनी पोटली लिए उसके घर में जाते हैं, जहां बड़े से दरवाजे को पार कर तीनों सहेलियां कहती हैं, अरे मोरी मैया, ये घर कितना आलीशान है, देखो तो कितना बड़ा झूमर है। बिल्कुल सही कहा तूने मायावती। ओए, मुझे मायावती नहीं माया बोलो, समझी? अच्छा ठीक है ठीक है। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, इतना अमीर घर तो सलोनी का पहले भी नहीं था जितना उसका ससुराल है। तभी सीढ़ियों से उतरकर हाई फाई साड़ी में मालती आती है। कौन हो तुम तीनों बंदरिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? देखने से तो बहुत ज्यादा छपरी और गरीब लगती हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छपरी और गरीब बोलने की? देखिए, हम तीनों बहुत शरीफ तहजीब वाली लड़कियां हैं, मतलब अब शादीशुदा हैं। आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मुझे कैसे बात करनी चाहिए ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। शायद यहाँ आकर तुम्हारा कोई भी जानकार नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। देखिए आंटी जी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम सलोनी से मिलने आए हैं, वो हमारी दोस्त है। वो अमीर घर की लड़की तुम जैसी लड़कियों को अपनी सहेली नहीं बना सकती। चलो जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इन्हें बाहर ले जाओ। मालती की आवाज सुनकर सिक्योरिटी आकर उन तीनों को बाहर ले जाने की कोशिश करता है। इतने में सलोनी खुशी से आकर कहती है, अरे अंबिका, माया, सुनीता, तुम तीनों वही हो ना जो प्रताप चौल में रहती थी? हाँ हाँ यार, तू तो बहुत ज्यादा बुटी फुल हो गई है। तेरी आदत अभी तक नहीं सुधरी चीजों को गलत बोलने की। ब्यूटीफुल होता है। वैसे तुम तीनों को मैंने उस जगह से जाने के बाद बहुत मिस किया। सरप्राइज कैसे दिया मुझे? बस दे दिया, तेरी याद जो सता रही थी हम लोगों को। अरे बहू, ये सब क्या हो रहा है? ये गरीब लड़कियां तेरी सहेली कैसे हो सकती हैं? तू तो शुरू से अमीरों के साथ रही है। हाँ माँ जी, माँ ने बचपन में प्रताप चौल के पास बंगला लिया था, तभी से ही तीनों मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ मंगवाती हूँ। धनिया भैया, अरे ओ धनिया भैया, जरा देसी पनीर वाली चाउमीन, डोसा और पाव भाजी, उसके साथ चॉकलेट शेक ले आइए। वो क्या है ना, मेरी तीनों सहेलियों को बहुत पसंद है। अरे वाह सलोनी, तुझे हमारी पसंद आज भी याद है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं भूली आज तक। बहू, तू अपनी तीनों सहेलियों के साथ बैठ, मैं तो वेब सीरीज देखने जा रही हूँ। तेरी 3 कार्टून सहेलियों को देखने से अच्छा है मैं वेब सीरीज के सीजन खत्म कर लूँ। जी माँ जी। अरे तोहार सासू अम्मा का बोल गई सलोनी? अरे छोड़ो ना, इतने सालों बाद मिली हो तुम, बहुत सारी गपशप करेंगे हम। तभी नौकर धनिया उसकी पसंदीदा चीजें ले आता है, जिसे तीनों गरीब सहेलियां बड़े चाव के साथ जमीन पर बैठकर खाती हैं। अरे तुम तीनों जमीन पर क्यों खा रही हो? डाइनिंग टेबल पर खा लो। अरे यार, हमें नीचे बैठने की आदत है तो हम यहीं खाएंगे। ठीक है। तभी सलोनी का पति केशव वहाँ आता है। अरे सलोनी, ये घर पर कौन आया है? पहले कभी नहीं देखा। इतने अजीब तरीके से क्यों खाना खा रही है? अरे केशव, आप इतनी जल्दी आ गए? ये मेरी सहेलियां हैं बचपन की, सुनीता, माया, अंबिका। तुम आराम से निश्चिंत होकर यहाँ खाना खाओ, बहुत सारा खाना रखा है। ये लो, शेक भी पी लो। थैंको थैंको। हेलो जीजू, हम तो हर साली साहिब। अरे वाह सलोनी, जीजू तो बहुत हैंडसम है, खाना भी बहुत अच्छा बना है। अब अपना ससुराल नहीं दिखाएगी जो इतना बड़ा महल जैसा है? अरे नहीं नहीं, जरूर दिखाऊंगी। चलो केशव, मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल, लेकिन वादा करो तुम कुछ दिन मेरे साथ यहीं रहोगी। अरे पर हम तेरे ससुराल में कैसे रह सकते हैं?
केशव जी, आप ही कुछ बोलिए ना, बहुत सालों बाद ये मुझसे मिलने आई हैं। अरे आप रुक जाएं, किसी चीज की आपको कोई कमी नहीं होगी। हाँ हाँ। ओके, हम यहीं रुक जाएंगे। इतना कहने के बाद माया ने अपने बड़ी से ससुराल को अपनी 3 गरीब सहेलियों को दिखाया, जहां वो बहुत सारे कमरे देखती हैं। फिर अपने बेडरूम में ले जाती है, जहां वो एसी के अंदर बैठती हैं। अरे मोरी मैया, सलोनी, तुम्हारा कमरा तो कश्मीर जैसा ठंडा है। ऐसा क्या लगा रखा है यहाँ पर? मुझे तो कूलर भी दिखाई नहीं दे रहा। जरूर बर्फ की सिल्ली तुमने दीवार के अंदर लगवाई है। अरे पागल हो तुम दोनों, वो देखो एसी लगा हुआ है ना, एसी में बहुत ठंडक हो जाती है कमरे में। सही है यार, तू तो शादी करने के बाद और भी ज्यादा अमीर हो गई है, जो इतनी ठाट बाट से रहती है। चलो मैं तुम तीनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, वहां आराम कर लो। तभी सलोनी अपनी तीनों सहेलियों को एक कमरा दे देती है और उनका एसी चला देती है, जहां अमीर चीजें देखकर तीनों हैरान थी। अगले दिन सुबह उठकर जब माया वॉशरूम जाती है तो इतने साफ बड़े से चमचमाते वॉशरूम को देखकर वो टॉयलेट सीट की पूजा करने लगती है। तभी कमरे से गुजरती हुई मालती उन्हें देखकर कहती है, ओह माय गॉड, ये तुम तीनों गरीब सहेलियां क्या कर रही हो? टॉयलेट सीट की कौन पूजा करता है? अरे हमें तो ये टॉयलेट सीट लग ही नहीं रहा, इतना चमचमा रहा है कि मन किया इसका प्रयोग करने से पहले इसकी पूजा पाठ कर ले। हाँ आंटी जी, अभी आ जाइए, पूजा कर लीजिए। हे भगवान, ये कैसी मेरी बहू की निकम्मी सहेलियां हैं। छी छी छी। अरे बहू, जल्दी यहाँ। जी माँ, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? और यहाँ क्यों हैं आप मेरी सहेलियों के कमरे में? अरे जरा अपनी गवार सहेलियों को देख, क्या कर रही है। माया, ये तो क्या कर रही है पागल? वॉशरूम के पाठ पूजा कौन करता है? खैर, जल्दी से तैयार हो जाओ, खाना बना दिया है, अब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जा रही हूँ। मैं तो रेडी हूँ सलोनी, मैं तेरे साथ कपड़े धुलवा देती हूँ। तभी सलोनी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर कहती है, तुम तो हाथ से धोती होंगी, पर पता है वॉशिंग मशीन में कपड़े झटपट से धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हर चीज मिल जाती है इसमें। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छे से। अच्छा, मैं उन्हें कॉफी देकर आती हूँ। ये बोलकर सलोनी रसोई में से कॉफी देने चली जाती है। फिर अंबिका बहुत सारे गंदे बर्तनों को देखकर कहती है, मुझे उसका काम खत्म करवा देना चाहिए। क्यों ना मैं ये सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल दूं, अच्छे से चमक जाएंगे। ऐसा बोलकर अंबिका वॉशिंग मशीन में कपड़ों के बाद बहुत सारे बर्तन डाल देती है, जिसके बाद उन बर्तन के गोल गोल घूमने से मशीन में खिटखिट आवाज आने लगती है। आवाज इतनी भयंकर होती है कि घर के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? कोई जल्दी से मशीन बंद करो। तभी सलोनी वॉशिंग मशीन का तार निकाल देती है। मैं तो इसमें कपड़े डालकर गई थी, ये बर्तन कैसे आए? अब तो मशीन भी खराब हो गई होगी। जरूर तेरी गवार फ्रेंड का ही किया धरा होगा। इन गरीब लोगों को कुछ नहीं आता, ये तो कुछ दिन यहाँ ठहरने के लायक भी नहीं है, अपनी जात दिखा दी। अंबिका, ये तूने ही किया है ना? मुझे माफ कर दे यार, मुझे लगा मैं तेरे काम जल्दी से खत्म कर दूंगी, बर्तन साफ हो जाएंगे कपड़े की तरह, लेकिन मैं भूल गई थी कि गरीब सहेली हो। एक भी तेरी सहेली ठीक नहीं है, सही कहा था मैंने कि तीनों कार्टून हैं। मालती की बात सुन तीनों सहेलियों को बहुत बुरा लगता है और वो हाथ जोड़कर कहती हैं, सलोनी हमें माफ कर दे, हम तेरे साथ बीते पल बिताने आए थे, लेकिन हमने तेरे ससुराल में बहुत गड़बड़ कर दी। सच में हम गरीबों को कभी ऐसा रहन सहन नहीं आएगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, यहाँ से चलते हैं। माँ जी, आपको मेरी सहेलियों को ऐसा कहना नहीं चाहिए था। मैं जानती हूँ उन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि शुरू से उन्होंने कभी ये सब देखा ही नहीं है। अगर वो 4-5 दिन और रुक जाती तो मैं सब कुछ बता देती, वो सब सीख जाती। अरे यार, तूने इतना कह दिया वही हमारे लिए बहुत है, हमें बहुत अच्छा लगा तेरे ससुराल आकर। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, मिलते रहेंगे। ये कहने के बाद तीनों सहेलियां माफी मांगकर अपनी पोटली लिए चली जाती हैं, लेकिन चारों सहेलियां अक्सर मिला करती थीं। अरे शिवानी बहू, देख मैंने तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया था, आजा खा ले। वाह मम्मी जी, आपको कैसे पता चला मुझे इसकी क्रेविंग हो रही है? मेरी प्यारी सुंदर सी बहू का कब क्या खाने का मन होता है मुझे पता चल जाता है। थैंक यू मम्मी जी। अरे उस कलूटी बहू को भी बुला ले, अकेले अकेले पिज्जा खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, काली जेठानी जी को क्यों बुला रहे हो आप? लो, वो खुद ही आ गई।
अरे बड़ी बहू, तू क्या कर रही है? चल जा पिज्जा खा ले, ठंडा हो जाएगा वरना। शुक्रिया माँ जी। इसके बाद तीनों सास बहू बैठकर पिज्जा का मजा लेते हैं। अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छा पिज्जा है, मैंने कभी नहीं खाया। खाया भी कैसे होगा, आप तो हमेशा से गरीब घर में रही हैं। मुझे तो लग रहा है आपने पिज्जा भी आज पहली बार देखा है। मैं तो अमीर हूँ, कभी कभी मंगवाया करती थी घर में। बिल्कुल ठीक बोली मेरी प्यारी बहू। शुक्र कर कुसुम, इतनी गरीब और काली होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया और इस घर की बड़ी बहू बनाया। जी माँ जी, मुझे रसोई में काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम चली जाती है। वो मन ही मन बहुत रोया करती थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था लता और उसकी अमीर देवरानी ने मिलकर कुसुम की गरीबी का मजाक ना उड़ाया हो। लता ने हमेशा अपनी अमीर छोटी बहू शिवानी को ही प्यार किया, इसलिए वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। लेकिन वही बड़ी बहू कुसुम काली थी। पैसे शोहरत के बावजूद भी लता अपने घर में नौकर को ना रखकर सारा काम बेचारी कुसुम से ही करवाया करती थी और छोटी बहू एसी में बैठा करती थी। ऐसे ही एक सुबह सब नाश्ता करते हुए, अरे महेश बेटा, मुझे कालका जी मंदिर जाना है, तू मुझे वहाँ ड्रॉप करता हुआ चलेगा? बड़े दिनों से मंदिर नहीं गई मैं। हाँ माँ बिल्कुल, चलिए मैं ड्रॉप कर दूंगा। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था। दरअसल मुझे काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम अच्छे से वहाँ जम जाए और मैं खूब तरक्की करूँ। अरे मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है। जानता है ना, तू जितना छोटा था उतना मैंने तुझे महेश से ज्यादा लाड किया है। ऐसा कहकर रविंद्र अपने बैग लेकर निकल जाता है। तभी लता भी अपने बड़े बेटे महेश के साथ कार में बैठकर चली जाती है। पर कुछ दूर आते ही एक ब्रेक फेल ट्रक अजीब से इधर उधर चल रहा था और उसकी टक्कर महेश की कार से हो जाती है, जिसमें लता चल बसती है। लेकिन आसपास के लोग जल्दी से महेश को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तभी दोनों बहू हॉस्पिटल में परेशान होती हैं कि डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, माँ जी और मेरे पति बिल्कुल ठीक तो है ना? कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बताइए, आप चुप क्यों हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं, बोलिए। आई एम सॉरी कुसुम जी, आपकी मदर इन लॉ उसी वक्त अपनी जान गंवा बैठी थी, लेकिन आपके पति बच गए हैं और उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। दूसरा, वो सदमे में चले गए हैं, इसीलिए महीने भर तक न बोल पाएंगे न चल पाएंगे। आपको उनका बहुत ख्याल रखना है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ जी तो मुझे इतना प्यार करती थी। हे माता रानी, ये क्या हो गया? आप ऐसा कैसे कर सकती है? माँ जी तो आपके दर्शन करने ही आ रही थी और मेरे पति के साथ भी ये क्यों हुआ? क्यों? जेठानी जी, संभालिए खुद को। तभी कुसुम अपने पति से मिलती है। जहां वो कुछ बोलने की कोशिश करता तो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वहीं घर पर जब लता की शोक सभा होती है तो दोनों बहू बहुत रोती हैं। फिर शिवानी की माँ रेवती उसे कोने में ले जाकर कहती है, अरे बेटा, तू क्यों अपने कीमती आंसू अपनी बुढ़िया जैसी सास के लिए बहा रही है? अरे ये तो खुशी का मौका है तेरे लिए। पूरे घर को हथिया ले, क्योंकि जेठ तेरा बिस्तर पर है और काम करने नहीं जा पाएगा। तेरा पति 6 महीने तक नहीं आएगा। इस घर को हथिया ले और अपनी जेठानी की लगाम खींच के रख, कहीं वो इस घर पर राज ना करे तेरी सास के जाने के बाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, अब मैं बनूंगी अपनी जेठानी की सास। मैं चलाऊंगी हुक्म। रेवती अपनी बेटी को जेठानी के खिलाफ और भड़का देती है। कुछ दिन गुजरते हैं। एक सुबह शिवानी कहती है, हे भगवान, घड़ी में 11 बज रहे हैं। जेठानी जी, आपने अभी तक कुछ बनाया क्यों नहीं? मुझे भूख लग रही है। देखो, अगर आपको इस घर में रहना है तो मेरे मन मुताबिक रहना पड़ेगा, समझ आई बात? हर सुबह 6 बजे उठकर जल्दी नाश्ता तैयार करना है, साफ सफाई करनी है। शिवानी, तुम इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ? ओह हेलो, आपसे जितना बोल रही हूँ अब से आपको उतना ही करना पड़ेगा, समझ में आई बात? माँ जी के कमरे और लॉकर की चाबी मुझे दे दीजिए। अब से मैं इस घर की मालकिन हूँ, क्योंकि माँ जी मुझे ज्यादा प्यार करती थी। लाओ दो। इतना बोलकर शिवानी कुसुम के हाथ से वो चाबी छीन लेती है और घर पर राज करना शुरू कर देती है। इसके बाद कुसुम उसके कहे मुताबिक वही नाश्ता वही काम करती है। उसका जब मन करता था अपने कमरे में बुलाती थी और अपने पैर दबवाया करती थी। इतना ही नहीं, सास के गुजरने के 2 हफ्ते बाद शिवानी शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर पर किटी पार्टी करती है। ये देख कुसुम कहती है, शिवानी, ये सब तुम क्या कर रही हो? माँ जी को गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, थोड़ी तो शर्म करो। अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? मैं इस घर की मालकिन हूँ और अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जाकर सबको जूस वगैरह सर्व कीजिए।
उदास मन से कुसुम शिवानी के कहने पर सबको जूस और स्नैक्स सर्व करती है। अगले दिन कुसुम अपने हाथ से महेश को खाना खिला रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कुसुम उसको दवाई खिलाती है तो दवाई भी खत्म हो चुकी थी। वो भागती हुई शिवानी के पास जाती है। शिवानी, शिवानी तुम्हारे भाई साहब के लिए मुझे दवाई लानी है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ पैसे दे दो माँ जी के लॉकर से। माँ जी के पैसे नहीं है, अब वो जेठानी जी मेरे हैं और मैं आपको क्यों दूं? पता है ना, जेठ जी काम पर नहीं जा रहे हैं तो घर भी मैं ही चला रही हूँ। शिवानी थोड़ा तो रहम करो, तुम्हारे जेठ जी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, मुझे दवाई लाने में भी समय लगेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ रही हूँ, मुझे पैसे दे दो। ठीक है दे दूंगी, पहले मेरे सामने जरा अच्छे से गिड़गिड़ाइए। बेचारी कुसुम अपने पति की दवाई लाने के लिए शिवानी के आगे गिड़गिड़ाती भी है। फिर शिवानी उसे पैसे देती है, जिसके बाद कुसुम जल्दी से अपने पति को दवाई लाकर खिलाती है। वक्त गुजरता है, शिवानी अपनी सास की जगह लेकर जेठानी के लिए घमंडी सास बन जाती है और घर पर कब्जा कर लेती है। घर के हालात महेश को भी बिस्तर पर पड़े पड़े समझ आ जाते हैं, लेकिन वो कहाँ कुछ कह पाता है। फिर एक दिन कुसुम जब रोते हुए अपने पति को खाना खिला रही थी तो महेश उसके आंसू पोंछता है। कुसुम मत परेशान हो। महेश जी, आपकी आवाज वापस लौट आई, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ कुसुम, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं रविंद्र को फोन करके सब कुछ शिवानी के बारे में बता दूंगा। देवरानी होकर उसने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया है, मैं उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तभी महेश सब कुछ अपने छोटे भाई को कॉल करके बता देता है, जिसके बाद रविंद्र वापस घर आ जाता है और शिवानी को पार्टी करता देखकर एक खींच कर चांटा जड़ता है। शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी इतनी मासूम भैया भाभी को तुमने तंग किया और माँ की खबर भी मुझे नहीं बताना जरूरी समझा। तुम माँ के जाने के बाद इतना नीचे गिर जाओगी पता नहीं था। क्यों किया ये सब, बोलो। क्योंकि मुझे इस घर पर राज करना था। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। देवर जी, ऐसा मत कीजिए। किस मिट्टी की बनी हो तुम कुसुम? इतना सब होने के बाद भी तुम शिवानी का पक्ष ले रही हो। जेठानी जी, भाई साहब, रविंद्र जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने मुझे भड़का दिया था इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए देवर जी। कुसुम के कहने पर महेश शिवानी को माफ कर देता है और सारी जिम्मेदारी अब कुसुम संभालती है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने से बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए, वरना अंत कुछ शिवानी की तरह ही होता है।